दोस्तों कोई पैसा काम नहीं आया। एक परिवार क्या था, बहुत पैसों वाला था। वो कहाँ चले गए थे, जापान में जाकर बस गए थे। उनने अपने परिवार वालों से बात करना छोड़ दिया था और अपने जितने परिवार के थे उन सबको कहाँ ले गए थे, वो जापान ले गए थे और चाचा ताऊ के लड़के उनसे सबसे बात करना छोड़ दिया था। और उनने अपनी मेहनत से, लगन से काफी अच्छा नाम भी कमाया और ईमानदारी के साथ पैसा भी कमाया। लेकिन जो उनसे गलती हुई, वो गलती ये हुई कि अपने इष्ट देवता, अपने ग्राम देवता और अपने भाई जनों को उनने पूरा भुला दिया। तो आज की कहानी में आपको सुनने को मिलेगा कि कैसे परिवार का एक एक सदस्य मैन होता है। आज की कहानी में आपको सब ये सुनने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी एक सत्य घटना और लेकर आया हूं आप लोगों के समक्ष। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हैं या गलती से हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हैं, बस मैं आपसे रिक्वेस्ट इतनी करना चाहता हूं कि आप कहानी पूरी देखें। कहानी पूरी देखने के बाद यदि आपको लगता है कि यार वाकई में ये एक सत्य घटना है, फिर दोस्तों आप चैनल को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना। और जैसे ईमानदारी के साथ मैं कहानी सुनाता हूं आप लोगों को साथ, वैसे आप ईमानदारी से चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करना। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का एंड जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना या सत्य कहानी है तो आप हेमचू पहाड़ी के साथ अवश्य साझा करें। मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस घटना को हर हमेशा सत्य समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूं। तो दोस्तों आइए कथा में आगे बढ़ते हैं। जो प्रारंभ होती है ये अल्मोड़ा सल्ट से प्रारंभ होती है। एक परिवार था, संपूर्ण परिवार था। तो वह 3 भाई थे जिनके नाम मैं काल्पनिक रख देता हूं, ललित, अशोक और दीपू। तो अब क्या हुआ दोस्तों, जो ललित परिवार का जो सबसे बड़ा भाई था, उसने क्या करा, अपने बच्चों को लेकर वो बाहर चले गया जापान। और जापान में उन्होंने काफी ईमानदारी से मेहनत भी करी, सब कुछ करा। और जो कुछ भी होता था यहाँ पर उस टाइम पर उनके बच्चों को देखा भाली जो भी करते थे ईमानदारी के साथ, उसका छोटा भाई और बड़ा भाई करते थे और ईमानदारी के साथ वो करा। तो अब ललित के बच्चे बड़े हुए धीरे धीरे यहाँ पर, तो वो अपने बच्चों को भी कहाँ ले गए, जापान ले गए। तो अब पूरी उनकी फैमिली कहाँ चली गई, जापान फिक्स सेटलमेंट हो गई। अब जब परिवार के साथ सेटलमेंट के साथ उनकी फैमिली पूरे जापान में फिक्स हो गई, अब दोस्तों धीरे धीरे लगता है ना, जब हम एक मुकाम पर पहुंच जाते हैं, मुकाम पर पहुंचने के बाद उनके बच्चे हुए, दो बच्चे होने के बाद उनकी भी नौकरी लग गई अच्छा खासा। तो वो भी अच्छा खासा अर्न वहां पर कर रहे थे जापान में, नहीं भी कर रहे थे, कम से कम एक लड़का उनका 40, 50, 60, 70 हजार से ऊपर कमा रहा था। इतना अच्छा उनका कारोबार चल रहा था। अब उनकी भी सैलरी हुई और उनके बच्चों की भी हुई, दोनों बच्चों की हुई, और मम्मी भी उनकी काम करके पैसा कमाती थी और बहुत अच्छा उनने जापान में बिजनेस सेटअप कर लिया था अपना। अब दोस्तों जब इतना सारी चीजें सेटअप कर लेते हैं, ना उनको कभी पहाड़ की याद आई, ना उनको अपने बड़े भाई छोटे भाई की याद आई, ना उससे छोटे भाई की याद आई, और ना कभी जब उनके बच्चे वहां जाने के लिए कहते थे, ना कभी उनने अपने बच्चों को तरफ को ध्यान दिया। तो दोस्तों ऐसे ही करते करते क्या हुए, उनके बच्चे लोग को, अब दोस्तों जापान में जैसे जो ललित था, ललित के वो बच्चे लोग तो जानते थे कि यार हमारा पहाड़ से संबंधित मामला है और वहां पर हम हमारे रिश्तेदार। लेकिन जब अब जो ललित के बच्चे होने के बाद उनके जो बच्चे हो रहे थे नेक्स्ट पीढ़ी, उनको पता ही नहीं था कि हमारा पहाड़ का है। वो अपने आप को जापानी बोलते थे और जापानी का निवासी बोलते थे, हम जापान के ही। हद तो ये हो गई जब उनके बच्चे वगैरह पहाड़ जाने के लिए, सारी चीजें करने के लिए और ना किसी से बात करने के लिए अपने दादाजी पर प्रेशर बनाते थे, और जो ललित के बच्चे थे वो कहते थे हमें वहां जाना ही नहीं है। अब ये सारी चीजों से परे थे। अब क्या हुआ दोस्तों, बोलते हैं जो हमारी जड़ होती है, जड़ को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें जड़ होती है, मैं हर हमेशा कहता हूँ।
अब यहाँ पर से क्या हुआ, जब उनने अपने पहाड़ में किसी से भी बात करना छोड़ दिया, इनके बच्चों से भी और सबसे बात करना छोड़ दिया। अब इनके बच्चे भी, जो दीपू के बच्चे हुए, अशोक के बच्चे हुए, उनने भी कह दिया यार आप क्या करें, हमारा भविष्य, हमारा भाग यही है, हमने यही करना है, यही खाना है। और अब हमारे बच्चों से ना कोई बात करता है, ना कभी पैसों की मदद, ना किसी चीज की मदद, कोई चीज की मदद नहीं करते थे वहां पर से। ठीक हो गया दोस्तों। अब धीरे धीरे उनने भी अपना कार्य स्टार्ट करा और उनने भी अपना जीवन शैली स्टार्ट करी। अब जो ललित के बच्चे हुए और ना जो अशोक के बच्चे हुए और जो दीपू के बच्चे हुए, तो उन्होंने भी अपना पहाड़ छोड़ा साल्ट, वो भी दिल्ली में गए। दिल्ली में रहने के बाद वो भी जॉब करने लगे। वो भी अपना किराए पर कमरा लिया उनने। कमरा लेने के बाद वो भी बच्चों को ले गए। अब ये तो हर पहाड़ी आदमी को जानते हैं, हमारे पहाड़ी आदमी, कि एक खासियत होती है किसी पर भी, चाहे हमारे पहाड़ियों में खासियत होती है कि पहाड़ी आदमी हमारे पहाड़ी आदमी को नहीं बुलाता है। लेकिन अगर कोई जैसे देसी भाई, कोई अन्यथा मत लेना, मैं किसी धर्म व्यक्ति विशेष को टिप्पणी करके नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी ये ना सोचे, मैं एक केवल उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे कोई बिहारी जैसे होते हैं, तो अपने जितने भी बिहार के लोग होते हैं उनको बुला लेते हैं, कहते हैं आओ यहाँ पर काम है, यहाँ पर काम है। अपने चचा ताऊ जितने भी हैं सबको बुला लेते हैं। और उसी प्रकार से क्या होते हैं, जैसे देसी लोग भी होते हैं, वो भी अपने रिश्तेदारों को सार्वजनिक करके सबको बुला लेते हैं। सिख लोग भी जहाँ होते हैं, जैसे एक कनाडा चले गया तो अपने जितने लोग होंगे उनको कनाडा ले आएंगे, तो अपने पूरे परिवार फैमिली को सेटल कर देते हैं वहां पर। लेकिन हमारा पहाड़ी आदमी में क्या होता है कि अगर हम जा रहे हैं, हम खा रहे हैं, तो जो हमारा दूसरा पहाड़ी आदमी से वो अगिन नहीं बढ़न चल, उनको बुलाना नहीं जानवा, न कहा यार ये खा जा, ये पी जा, तो हम इनको के लिए बुलाओ अगिन का। तो इस तरीके से, इस मानसिकता की सोच के सोचते हुए उनने कभी अपने परिवार में से कभी किसी को बुलाया नहीं जापान में। तो जब दीपू और अशोक के बच्चे जब धीरे धीरे बड़े हुए, तो वो दिल्ली में जाकर नौकरी करने लगे, अपने बच्चों को पालने लगे, किराए पर रह के, और अपना किराए पर रह के जीवन व्यापन करने लगे धीरे 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 करके। तो अब क्या हुआ दोस्तों, जापान में जब सारी चीजों से वो खुश हो गए, उनका पैसा भी है, सब कुछ है। दोस्तों कहते हैं ना, जब देवता को नहीं पूजेंगे तो देवता फिर कहीं ना कहीं पाठ सिखाता ही है। अब दोस्तों उनके बच्चे भी कब तक जीवन पहाड़ में काटते, तो उन्होंने भी अपनी जन्मभूमि छोड़ी और वो भी दिल्ली में आए, दिल्ली में सेटल होने लगे। किराए पे लिया, किराए पे रहने के बाद दोनों भाई ने किराए पे लिया, वो भी पहाड़ छोड़ के सब आ गया। पहाड़ क्या हो गया, वहां पूरा बंद हो गया। उनने भी अपने बाजू पकड़े, उनने भी पकड़े, सब उनने कहा इष्ट देवता हम तो तुम्हारी सेवा कर ही रहे हैं आज तक, लेकिन अब जिनने नहीं करा है तू देखना भैया, तू इष्ट है हमारा, तू ही रक्षा करना, तू ही सब कुछ करना। हम तो तुम्हारी कुड़ी आज तक आबादी करी है हमने, पर आप परिस्थिति ऐसी आ गई, हम घर पर रहते तो खाएंगे क्या। उनने भी अपना पहाड़ छोड़ा, वो भी दिल्ली में आ गए, कोई किधर को, कोई किधर को, कोई किधर को, ऐसे करके सेटल होने लगे सब। अब क्या हुआ दोस्तों, जो भाई जापान में रहता था और उनका अच्छे थे बच्चे, तो एक बच्चे की शादी भी हो गई थी और दूसरा बच्चा अच्छे से, उनके बच्चे भी हो रहे थे धीरे धीरे। तो रात्रि में क्या हुआ, सोया हुआ था उसका भाई, सोया हुआ था, तो फालिश पड़ गया, आधा हिस्सा शरीर का उसका काम करना ही बंद कर दिया। अब जब उसका शरीर का हिस्सा काम करना बंद कर दिया, तो अगले दिन जब सुबह हुई तो उनके रोबा रो डला डल, उन्हें क्या हो गया, क्या हो गया, कहाँ दिखाए, कहाँ कैसे करे, किस देवता के पास जाए, कैसे करे, कहाँ नहीं भागे, किसके पास नहीं जाके भागे, सब जगह चले गए। सब जगह जाने के बाद उन्हें इस देवता के पास जाओ, इस देवता के पास जाओ, इसके पास जाओ, इसके पास जाओ, इसके पास जाओ, सब जगह दिखाए उन्हें जापान में। दोस्तों उन्होंने सब जगह दिखाया, कहाँ, जापान में, कभी किस डॉक्टर के पास, कभी किस डॉक्टर के पास, कभी किस डॉक्टर के पास, ऐसे करते करते, ऐसे करते करते उनका जापान में काफी पैसा खर्च हो गया। कोई भी जापानी डॉक्टर उस समस्या का हल नहीं कर पाया। तब उन्हें अपना इंडिया याद आया। अब अपने बच्चे को बचाने के लिए ललित को क्या याद आया, इंडिया याद आया। इंडिया में वो फ्लाइट बुक करके इंडिया में आते हैं। जो उनके बच्चे थे, पत्नी और ललित, ललित आया, ललित के बच्चे और उसकी बहू, ये अपने इंडिया में आते हैं। इंडिया में आने के बाद इन्हें इंडिया में डॉक्टरों को दिखाए, सब जगह दिखाए। उन्होंने कहा पहले साहब ठीक नहीं होगा, ये तो बहुत लेट कर दी, इसकी नस सुन्न हो जाती है। जब भी साइंस के पास किसी चीज का जवाब नहीं मिलता है तो उनके तर्क ऐसे रहते हैं, अब तो बहुत लेट हो गई है, इसकी नसें सूख गई हैं, तुम लैडम लेट करिए छी, अब हमारे हाथम ये के बचाव नहीं चाहिए। अब वो सारी चीज वहां डाल देते हैं और वो लिख देते हैं अपनी रिपोर्ट में। तो ऐसे करते करते जब इंडिया से भी हार गए तो अब उनको कोई समझ में नहीं आया, तो वो अपने पहाड़ गए। पहाड़ जाने के बाद उन्होंने कहा यार हमारा यहाँ पर
देवतों का थान था, हमारे इष्ट देवता का थान था। सब चीजें बाद में याद आई। जब बाद में याद आई तो उन्होंने कहा यार अब क्या करें यार, कहाँ जाए। तो उन्होंने देखा तो वहां सब बंद पड़ा हो। फिर उन्होंने अपने कूड़े साफ करे, अपना वो करा। उन्होंने कहा यार मैं सबसे बड़ा था। अब गलती का एहसास कब हुआ? बाद में हुआ, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब उन्होंने कहा यार मैं सबसे बड़ा था घर में भाई, मैंने ना कभी अपने छोटे भाई को देखा, ना कभी मैंने उस भाई को देखा, नहीं मैंने ईजा को देखा, नहीं बाबू को देखा। और मैं पैसे कमाने की हुड़ में इतना चले गया, इतना अंधा बन गया। आज मुझे पैसा, ये सारी चीजें बेकार लग रही है। आज मुझे अपना पहाड़ इतना अच्छा क्यों लग रहा है, बोलने लगा। तो दोस्तों फिर अब क्या हुआ, ऐसे करते करते उनने पता निकाला। उनने कहा यार उसका लड़का कहाँ है, उसका लड़का कहाँ है। तो जो दीपू का लड़का था वो दिल्ली में जॉब करता था। तो इनने, क्योंकि घर के देवते उस पे आते थे दीपू पे, जब उनने पता निकाला उसका, तो अब वो दिल्ली छोड़कर उसके पास आए। दोस्तों वो पहाड़ छोड़कर फिर कहाँ गए, उन्होंने कहा तुम अपने घर में दिखाओ, अपने घर से डगरिया से एक बार बहुत लगाओ उसको, चाहे कुछ भी हो, कहाँ से भी पकड़ो, अपना घर का डगरिया पकड़ो। तो वो अपने घर की डगरिया की खोज में निकले। अब दोस्तों अगर हम जापान में बैठे बैठे करते यार अपने घर के, आज के समय में कहते ना यार हम तो दिल्ली पैदा छोड़ के आ गए, हम अपने गुरु के तर कैसे रहते। यार हमारे दादाजी को पता है, हमारे परदादा को पता था, हम अपने घर के गुरु को कैसे ढूंढे, हमारे घर के गुरु कौन है, हमारे घर के जगरिया कौन थे, हमारे घर के दास कौन थे, हम कहाँ से पता करें। अब तो बहुत मुश्किल है, तो बहुत कठिन है। लेकिन जब आदमी करने पर आता है, जब आदमी ढूंढने पर आता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने घर के इष्ट फिर ढूंढता ही ढूंढता है। तो ठीक उसी प्रकार जब जापान से घर आया ललित और वहां गया पहाड़ में जाने के बाद उसने अपना घर आबाद करा। आबाद करने के बाद अपने भाइयों का पता लगाया कहाँ है क्या है करके। अगर वो दिल्ली में ढूंढता तो अपने भाइयों को कभी नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि जड़ पे गए, जड़ पे जाने के बाद उन्हें पता लगा कि कौन सी जगह पर है, कहाँ पर है, क्या है, तब पता लगा। तो ललित रात होटल में रहा। उसने अपना बहू और अपने लड़के को उस जगह पर भेजा, अपने भाई के पास, उसके भाई के पास भेजा। किसके भाई के पास? जो दीपू का लड़का था, क्योंकि उस पर घर के देवता आते थे। तो वो जब दिल्ली में गए तो अब दोस्तों दिल्ली में वो कैसे कंडीशन में अपने बच्चे पाल रहा था, ये भी एक सोचने वाली बात है। किराए का कमरा था, एक चारपाई थी, चारपाई में कभी उसके बच्चे सोते थे, वो नीचे सोते थे, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने मुख से स्वयं ये कथा बताई है। वो नीचे सोते थे, नीचे सोने के बाद कभी उसकी वाइफ और बच्चे ऊपर सोते थे, वो अपना नीचे थका थका आते थे, वो नीचे लेट जाते थे ऐसी। और ऐसे किराए पे कमरे में रहते थे दिल्ली में। दोस्तों दिल्ली में आपको बताइए किराए पे कैसे रहते हैं लोग। तो दोस्तों अब क्या हुआ, जब रात्रि में वहां पर पहुंचे, रात्रि में पहुंचने के बाद देखा, उनने कहा यार, उनने बताया कि मैं तुम्हारा ताऊ का लड़का हूँ, तुमसे ऐसा ऐसी बात हुई है। और ताऊ जी भी आ गए, ताऊ जी वहां थे, मैंने तुम्हारे पास आ गया हूँ, ताऊ जी कल सुबह मिलने आएंगे तुमसे। वो बड़े खुश हुए, क्योंकि यार अपना भाई इतने सालों बाद आया है और मेरे पास आया है, खुशी का ठिकाना। लेकिन उससे ज्यादा दुख ये हुआ कि मैं अपने भाई को इस अवस्था में देख रहा हूँ कि मेरा भाई पैरालाइज है और ये देख नहीं पा रहा, उठ नहीं पा रहा है, सारी चीजें बिस्तर में ही इस तरीके से कर रहा है। ये सब उसे देख के बड़ा दुख हुआ। तो उनकी जो धर्मपत्नी थी कहती है आज हम यहाँ पर आए हैं, राजू आप इसको, मेरे पति को ये बबूती लगा दीजिए, और क्या पता ठीक हो जाए, और ठीक होने के बाद मैं इन्हें अपने वहाँ ले जाऊंगे, आप जरा कुछ कर दीजिए राजू। उनने कहा यार, सोचा, उनने कहा यार अगर मैं इसको बबूती नहीं करता हूँ तो ये क्या कहेंगे कल के टाइम पर, देवतों की बात आई थी। उन्होंने कहा यार ये इसके पास गए, नहीं गए करने, और अगर करता हूं तो कल के टाइम पर घर वाले मुझे कोसेंगे। अब करना या नहीं करना ये उनके बाद ऊपर बात थी। उन्होंने कहा यार जो शरण में आता है उसकी बात अवश्य सुननी चाहिए, शरणम गच्छम। अगर तुम्हारे चरणों में कोई समर्पित हो गया है तो आपको फिर दयादान दिखाना ही पड़ता है। आप कितने बड़े कठोर क्यों ना हो, आपको दया धर्म फिर दिखाना ही पड़ता है उस समय में उस व्यक्ति को। तो दोस्तों अब क्या हुआ, उनने इष्ट देवता का नाम लिया अपने घर के गोलू देवता का। उनके घर के गोलू देवता कौन थे? कंकड़िया गोलू देवता थे। तो उनने कंकड़िया गोलू देवता का नाम लिया। उनने कहे गोलू देवता तू होगा राजवंशी, सुनने वाला पुकार होगा, तूने अगर करा होगा कण कण का इंसाफ, तेरा नाम जब पड़ा है कंकड़िया गोलू देवता, तू होगा कण कण का करने वाला इंसाफ, तू होगा न्यायधारी गोलू, तू होगा पर्चे देने वाला गोलू। तो इनकी पुकार सुनना, पुकार सुनने के बाद इनको स्वस्थ रखना, इनको दया दृष्टि में आ जाना गोलू देवता। तो दोस्तों गोलू देवता तो आपको पता ही है, जब भी कोई गोलू देवता को इतने प्यार से, इतने सौम्य तरीके से याद करता है
तो गुरु देवता अवश्य अपने भक्तों की सुनते ही सुनते हैं। तो दोस्तों इनको तुरंत बुलाया था, भभूति लगाई। भभूति लगाने के बाद शाम को इन्हें खाना पीना खाया। तो इनकी धर्म पत्नी के मन में क्या विचार आया, इन्होंने कहा दादा रात को 9-10 बजे, इन्होंने कहा दादा रात को हम यही सो जाएंगे और यही रहेंगे, आज मेरा घर बन जाने को नहीं करता, मैं यही रहती हूँ, क्या आपकी अनुमति है? तुमने कहा इसमें पूछने वाली क्या बात है, ये तुम्हारा घर है, अगर मैं यहाँ पर किराए पे रह रहा हूँ, मैं किराए पे दे रहा हूँ, जैसे मैं रह रहा हूँ वैसे इसमें तुम भी रहो, एडजस्ट करो, ये मेरा घर है तो तुम्हारा भी घर है, ये मेरा भाई है, तुम यहीं रहो। उनकी व्यवस्था समझी उनने। तो जिस भाई को फाली सो रखा था उसको उनने ऊपर सुलाया चारपाई पे और बुलाया जाता है साइड में उसका वो भाई सोआ और उसके बाद उनकी पत्नी और बच्चे सोए, इस साइड से उनकी वो बहू सोई। तो दोस्तों ठीक रात के 12-1 बजे इनको स्वप्न हुआ। स्वप्न दोस्तों सुबह के 4 बजे करीबन इनको स्वप्न हुआ। स्वप्न होने के बाद इनके सामने एक व्यक्ति ऐसा प्रकट हुआ जिसने सफेद श्वेत कपड़े पहने हुए हैं, सर पर पगड़ी पहनी हुई है, हाथ में तलवार है और ऐसा सुंदर तेज जिसके मुख का प्रकाशमयी विद्यमान है, ऐसा व्यक्ति इनके दरवाजे पर खड़ा हुआ है। और वो अपने कदम जैसे उसने अंदर रखे तो मानो उस कमरे में प्रकाशमय हो गया। कुछ क्षण के लिए उस कमरे में देवतावास आ गए, कुछ क्षण के लिए उस कमरे के अंदर एक अलौकिक शक्ति ने अवतार रख दिया हो, ऐसा प्रकाश उस घर में प्रकट हो गया। तो बोला जाता है उस देवता ने अपनी तलवार से इनका आधा हिस्से को ऐसे बोलते हैं जैसे हम फाली झाड़ते हैं, ऐसे करके 3 बार सर से नीचे तक झाड़ा और झाड़ने के बाद 4-5 इनकी झाड़ने के बाद ये करीबन आधा घंटा इनके स्वप्न में उन्हें झाड़ा और झाड़ने के बाद इनकी आंख खुली और दोस्तों इनके शरीर में चमत्कार हो गया। ऐसा चमत्कार इन्होंने अपने जीवन में नहीं देखा। सुबह को इनका वो जो हाथ सुन्न पड़ा था कई सालों से, वो हाथ से इन्होंने अपनी पत्नी को उठाया, धर्म पत्नी को। सुनो 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 सुनो, उन्होंने कहा क्या हुआ? और इनकी पत्नी ने देखा कि हाय मेरे स्वामी ने मेरे को उठाया इस हाथ से, तो सुन्न था। और सुनाने के बाद जब इसके और ताजुब ये हुई जब ये अपने हाथ से स्वयं बैठ गए और बैठने के बाद ये खड़े उठने के बाद इन्हें देखा, उन्होंने कहा हाय, इनके भाई भी। दोस्तों इनके आंख से आंसू इतने आ रहे थे क्या बताऊं, ये रुके नहीं रुक रहे थे इनके आंख से। तब इनने अपने उस भाई के पांव छुए, महापाप हो गया है हमसे, अब कैसे सतगति होगी, क्षमा कीजिए गोलू देवता, भूल हुई है मुझसे जो भी। दूसरे दिन उनके जो ताऊ है वो आए वहां पर और उन्होंने देखा कि यार वाकई में मेरा पुत्र सही हो गया। तो उन्हें अपने पुत्र की यह अवस्था देख के और अपने ताऊ को भतीजे को देख के उन्होंने कहा यार मैं मान गया, वाकई में हमारे उत्तराखंड की शक्ति आज भी है। जिसके सामने पूरे डॉक्टर फेल हो गए भारत के, जिस समस्या के सामने पूरा जापान फेल हो गया, आज उस समस्या का हल मुझे एक दिल्ली के छोटे से कमरे के अंदर मिला। मेरे लिए तो यही भगवान है, मेरे लिए तो इसी जगह पर भगवान है। तो दोस्तों इन्होंने उनके पांव पढ़ने के बाद इनके ताऊ ने कहा मैं तेरे को अपने साथ जापान ले जाता हूँ, तेरे को वहीं बनाता हूँ, वहीं तू मेरे साथ रहना। उनने कहा ना ताऊ, मैं अपने बच्चे यहाँ पाल रहा हूँ, खुशी खुशी से पाल रहा हूँ, आपने मुझसे कहा कोटि कोटि धन्यवाद, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ ताऊ जी, आपने मेरे को इतना प्यार इतना सम्मान दिया, मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा, कृतज्ञ रहूंगा। ऐसा करके ताऊ जी से ने विदा ली और ताऊ जी ने कहा बेटा कभी भी कोई चीज की जरूरत पड़ेगी मुझे आप कहना। और दोस्तों उस दिन के बाद जब भी इनकी जागर लगती है 1-1 साल में या 2-2 साल में, तो इनके वहां जापान से वो आते हैं और पूजा में पार्टिसिपेट करते हैं। जितना इनसे होता है, नहीं आ पाते तो अपना सहयोग देते हैं। तो इस तरीके से उसके बाद वो अपने घर की खुशबात, अपना लगाव जैसा अपने बच्चों को सबको बताते हैं कि हमारा वंश वहां से चला हुआ है, हम पहाड़ी है। इस टाइप से अपने कल्चर को अब ये लोग इनके बच्चे आकर समझ रहे हैं। तो दोस्तों मैंने इस कहानी में कुछ भी मिथ्या नहीं बोला है, 101% सत्य बोला है। किसी भाई को इसमें रत्ती भर भी शंका है कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, तो आप मुझसे संपर्क करना, मेरा उत्तरदायित्व है इस कहानी का 3 दिन में प्रमाण देने का। दोस्तों 3 दिन में, 3 दिन से अधिक होता है तो फिर मैं दोस्तों कहानियां भूल जाता हूं। और यदि किसी भाई को इसमें
दोस्तों, मैंने आपको चैनल के माध्यम से कहानी सुनाई है। कहानी पे विश्वास करना या नहीं करना ये आपका उत्तरदायित्व है। मैंने ईमानदारी से कहानी सुनाई है और सत्य कहानी है, इसमें मैंने कुछ भी मिथ्या नहीं बोला है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी होगी कमेंट आप जरूर मानना, क्योंकि आपका कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों, कहानी शेयर अवश्य करें अपनों के साथ, घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ।